कभी सोचा है कि जब हम नेटफ्लिक्स देखते हैं या कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं तो इसमें टैक्स का क्या चक्कर होता है? देखिए, आज की दुनिया में ये डिजिटल सर्विसेज तो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। पर क्या हम जानते हैं कि इन पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब जीएसटी आखिर काम कैसे करता है? तो चलो आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, खास तौर पर उन सभी स्टार्टअप्स, फ्रीलांसरों और इनोवेटर्स के लिए जो डिजिटल इंडिया की नई कहानी लिख रहे हैं। तो अगर कोई अपना ऐप चला रहा है, ऑनलाइन कोर्स बेच रहा है या कोई सॉफ्टवेयर सर्विस दे रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या जीएसटी सही तरीके से हैंडल हो रहा है? और ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, बल्कि ये बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक मजबूत नींव बनाने जैसा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डिजिटल सर्विसेज आखिर हैं क्या। सच कहूं तो ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि हम रोज जिन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं वो असल में सरकार की नज़रों में एक बहुत ही खास टैक्स कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई पर एंटरटेनमेंट से लेकर कैनवा पर डिज़ाइन बनाने, उडेमी से कुछ नया सीखने या गूगल एड्स पर अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने तक, ये सब और इनके जैसी बहुत सी सर्विसेज जीएसटी कानून की नज़र में डिजिटल सर्विसेज ही हैं। मतलब इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। अच्छा, अब जीएसटी की दुनिया में इन सर्विसेज के लिए एक बड़ा फैंसी सा नाम है, OIDAR। इसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ऐसी कोई भी सर्विस जो इंटरनेट पर ऑटोमेटिक तरीके से दी जाए और जिसमें किसी इंसान के दखल की जरूरत ना के बराबर हो। तो फिर किसी सर्विस को OIDAR की कैटेगरी में कैसे पहचानें? इसके 3 सीधे साधे टेस्ट हैं। पहला सवाल, क्या इसकी डिलीवरी ऑटोमेटेड है? दूसरा सवाल, क्या इसमें किसी इंसान की ज़रूरत बहुत ही कम है? और तीसरा, क्या ये सर्विस इंटरनेट के बिना दी ही नहीं जा सकती? अगर इन तीनों का जवाब हाँ में है तो समझ लीजिए कि वो एक OIDAR सर्विस है। चलिए अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे ज़रूरी सवाल पर। इन सेवाओं पर जीएसटी चुकाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? और यहीं पर कहानी में एक मज़ेदार मोड़ आता है, क्योंकि नियम इस बात पर टिके हैं कि सर्विस देने वाला और लेने वाला दोनों हैं कहाँ। अगर प्रोवाइडर और कस्टमर दोनों भारत में हैं तो मामला एकदम सीधा है। नॉर्मल जीएसटी रूल्स लागू होते हैं। इंडियन प्रोवाइडर जीएसटी चार्ज करेगा और सरकार को जमा कर देगा। लेकिन जैसे ही सर्विस विदेश से भारत में बैठे किसी कस्टमर को दी जाती है, सारे नियम पलट जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा फर्क इस बात से पड़ता है कि कस्टमर कौन है। अगर किसी विदेशी कंपनी से सर्विस लेने वाला कोई इंडियन बिजनेस है, जिसे हम B2B डील कहते हैं, तो जीएसटी चुकाने की जिम्मेदारी उस इंडियन बिजनेस की होती है। इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज। सरकार के लिए हर विदेशी कंपनी के पीछे भागने से आसान है कि वो इंडियन बिजनेस से ही टैक्स ले लें। लेकिन अगर कस्टमर एक आम इंसान है यानी B2C, तो जिम्मेदारी उस विदेशी प्रोवाइडर की बनती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई। उन्हें भारत में जीएसटी के लिए रजिस्टर करना पड़ता है और फिर टैक्स चुकाना होता है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि टैक्स किसे देना है, तो चलिए अब उन जरूरी एक्शन पॉइंट्स को देखते हैं जो हर बिजनेस को कंप्लायंस के लिए उठाने ही चाहिए। जो हमारे भारतीय स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर हैं, जो अपनी डिजिटल सेवाएं विदेश में बेचते हैं, उनके लिए ये एक 0 रेटेड सप्लाई मानी जाती है। आसान भाषा में कहें तो इस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। ग्राहक भारत से बाहर का होना चाहिए, पेमेंट विदेशी करेंसी में आनी चाहिए, सर्विस भारत से ही दी जानी चाहिए और सप्लायर और ग्राहक एक ही व्यक्ति के एस्टैब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए। वहीं विदेशी कंपनियों के लिए जो भारतीय ग्राहकों को सर्विस देती हैं, प्रक्रिया सीधी है। पहला कदम, भारत में OIDAR सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। दूसरा कदम, नियमों के पालन के लिए भारत में एक प्रतिनिधि नियुक्त करना। और तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम, अपने सभी B2C सेल्स पर IGST वसूल करना और उसे सरकार को जमा करना। देखिए, कंप्लायंस में ना ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं, जैसे कि इनवॉइसिंग। ज़्यादातर डिजिटल सर्विसेज के लिए जो SAC कोड यानी सर्विसेज अकाउंटिंग कोड होता है, वो है 9984। इस एक कोड को याद रखने से बिलिंग का काम काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए अब फटाफट उन आम गलतियों पर एक नज़र डालते हैं जिनसे हर बिजनेस को बचना ही चाहिए, ताकि किसी भी तरह की पेनल्टी का सामना ना करना पड़े। पहली और सबसे आम गलती जो विदेशी प्रोवाइडर करते हैं, वो है भारत में अपने आम ग्राहकों से यानी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स से जीएसटी लेना ही भूल जाना।
ये एक बहुत बड़ी चूक हो सकती है। दूसरी गलती अक्सर इंडियन प्रोवाइडर्स से होती है। वो कभी-कभी एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सप्लाई के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस एक छोटी सी गलती से उनकी पूरी टैक्स देनदारी का कैलकुलेशन ही गलत हो सकता है। और तीसरी बड़ी गलती है विदेशी कंपनियों का भारत में OIDR प्रोवाइडर के तौर पर रजिस्ट्रेशन न करवाना, जबकि उनके कस्टमर्स भारत में मौजूद हैं। ये एक बड़ा नॉन कंप्लायंस है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? डिजिटल सर्विसेज पर GST को समझना सिर्फ पेनल्टी से बचने का एक तरीका नहीं है। ये असल में इस तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी में अपने बिजनेस की ग्रोथ का पोटेंशियल अनलॉक करने जैसा है। तो अंत में ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है, क्या आपका बिजनेस डिजिटल टैक्स के इस नए दौर के लिए पूरी तरह से तैयार है?